क्लास 12। सबसे पहला इंट्रो पार्ट कि क्लास 12 के अकाउंट्स में मिलने वाला क्या है। अकाउंट्स का सफर आपने क्लास 11 से, कुछ लोग 9 10 में सेलेक्ट किए थे, कॉमर्स को मिला, बट बेसिकली हम लोग मान के चलते हैं कि आपका ये सफर चालू हुआ था क्लास 11 से। अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट जिसके लिए आप कॉमर्स के नाम पे आपको लगता है कि सिर्फ अकाउंट्स के नाम से चुना कि अकाउंट्स ही पढ़ना है, तो क्लास 11 के अकाउंट्स में आपने बहुत कुछ सीखा। आगे समय के साथ साथ फर्दर स्टडी में जैसे जैसे बढ़ते जाओगे अकाउंटिंग सब्जेक्ट तुम्हें इन डिटेल और मिलता जाएगा। तो क्लास 11 से सफर चालू हुआ, क्लास 12 में आए, चीजें थोड़ी नॉर्मल नहीं है आज की परिस्थितियों में, बहुत कुछ फॉर्मली जान नहीं पा रहे, बट सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी कुछ नॉर्मल आगे क्लास 12 के अकाउंट्स में मिलेगा क्या, तक ये क्या हो, एक लिंक पहले स्टैब्लिश कर लेते हैं कि 11 से 12 में आगे वक्त उन दोनों को लिंक कैसे करेंगे। फिर ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल स्टडी आगे बढ़ोगे, ये सब्जेक्ट तुम्हें आगे बहुत डिटेल मिलता जाएगा और आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाओगे। बट इन 2 वर्षों में 11 एंड 12, 11 में एक सफर आपने तय किया, 12 में क्या मिलेगा, तो दोनों के लिंक को जोड़ने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब तक अकाउंट्स में आपने सीखा क्या। फिर उसके बाद बात करेंगे 12th में सीखने वाले क्या है और दोनों को कनेक्ट करना कैसे है। तो क्लास 11 में जो आपने अकाउंटिंग सीखा है वो एक कॉमन अकाउंटिंग है। कॉमन अकाउंटिंग है मतलब वो जिंदगी के कहीं भी चले जाओगे तो वो बेसिक अकाउंटिंग है जो तुम्हें सभी जगह उसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे भी आप लोगों ने देखा था कि रेक्टिफिकेशन के समय जाते जाते मैंने अकाउंट्स को एक पूरे ओवरव्यू को कनेक्ट करने की कोशिश की थी। तो क्लास 11 के उस सफर को फिर से एक बार देख लो कि आपने अब तक सीखा क्या। अकाउंट्स एक बिजनेस का अकाउंटिंग हमें करना है। ऐसे तो आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग भी सीखा, बट मेजर क्या, मोस्टली हम लोगों का पूरा पेपर डिस्कशन था एक बिजनेस अपने अकाउंटिंग को करता कैसे। तो बिजनेस की अकाउंटिंग, तो अकाउंट सब्जेक्ट है बट जो मेन पार्ट है कॉमर्स यानी बिजनेस। तो बिजनेस के अकाउंट्स को जब आपने देखने की कोशिश की तो यहां तो देखा था अकाउंट्स की शुरुआत सबसे पहले कहां से थी, ट्रांजैक्शन से। यानी अकाउंटिंग हम लोग करते किसका है, ट्रांजैक्शंस का। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये ट्रांजैक्शंस आपको कॉम्प्लिकेटेड मिलते जाएंगे। तो अकाउंटिंग का कनेक्शन ही बना था सबसे पहले ट्रांजैक्शन से। इसमें आपने देखा था कि इसे रिकॉर्ड करने के 2 तरीके थे। एक फॉर्मल तरीका था डबल एंट्री सिस्टम, इनफॉर्मल सिंगल एंट्री। इनफॉर्मल है इसलिए वो मैटर ऑफ स्टडी कभी रहा ही नहीं। अकाउंट्स का सबसे फंडामेंटल पार्ट था डबल एंट्री सिस्टम, यानी पूरा अकाउंटिंग अपना एक डबल एंट्री सिस्टम है। एज जैसे पहले का जब फंडामेंटल चीज ही कमजोर है तो आगे कुछ भी करता नहीं होगा। तो क्लास 12 में जा तो रहे हो बट ध्यान दें इसे कभी जिंदगी में साथ मत छोड़ना। जब इसे साथ छोड़ दिया तो कुछ भी आगे बेहतर होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। यानी 11 की इस कड़ी को कभी कमजोर मत होने देना। वो धीरे धीरे जितना साथ कर सकते हो उतना ही बेहतर आपका अकाउंट होता जाएगा। तो सबसे फंडामेंटल पार्ट डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग करने का तरीका, जहां की आपने 2 वर्ड अकाउंट्स, जो कि कभी हम लोग कहते हैं कि यार इन 2 वर्डों में अपनी जिंदगी उलझ गई है, डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स पे है ही क्या। तो ये 2 वर्ड का मतलब आपने जो सीखा था और इस 2 वर्ड के साथ साथ आपने देखा था, ऐसे तो डेबिट एंड क्रेडिट बाद में देखना था, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल रियल नॉमिनल, एसेट्स लायबिलिटी एक्सपेंसेस इनकम, यानी डबल एंट्री, ये दोनों का
कॉम्बिनेशन, पूरा अकाउंट्स आखिर कुछ यही था। तो फंडामेंटल पार्ट ये था जो कि जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे आप चले जाओ, इसके बिना किसी का वजूद नहीं, आखिर इसके सबके वजूद में ही ये पार्ट है, यानी सब इसी से कनेक्टेड है। तो फर्स्ट पार्ट ये सीखा। फिर आपने सीखा अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी जिंदगी के किसी भी स्टेज में अकाउंटिंग के नाम पे करोगे क्या, जर्नल, साथ ही साथ लेजर। अकाउंटिंग प्रोसेस की सबसे पहली कड़ी है अपना जर्नल एंड लेजर, ये सीखा आपने। ये फाइनल, कभी कभी हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग का सबसे आखिरी पड़ाव, उस पेपर में भी आपको करना क्या है, जर्नल और लेजर करना तो पड़ेगा। ये मत सोचो कि क्लास 11 में आपने जर्नल लेजर सीख लिया, जिंदगी में इसकी कोई जरूरत नहीं, आखिर इससे तक आते आते समझ ही गए हो कि प्रत्येक चैप्टर में इसकी जरूरत तो है, जो कि डबल एंट्री सेक्शन के डेबिट एंड क्रेडिट को ध्यान में रख के हम लोग करते हैं। तो जर्नल एंड लेजर, फिर थ्रू आउट द ईयर आप जर्नल एंड लेजर कर रहे थे। ईयर इन हुआ, सारे लेजर के बैलेंस को एक जगह लाके लिखते हैं, एक ऐसा पेज जहां पे सारे लेजर के बैलेंस को लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस। पूरे अकाउंटिंग खत्म हो गया, फिर फाइनल अकाउंट के समय था कि आप अपने अकाउंट्स को एनालिसिस करके सारे ट्रांजैक्शंस को एक्यूमुलेट करते हो, जो अभी भी कंसीडर नहीं हुए, जिसे एडजस्टमेंट कहते हैं लोग। और उन सब को कंसीडर करने के बाद फाइनल अकाउंट। बट ध्यान दें, फाइनल अकाउंट जो हम लोगों ने सीखा था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब ये होता क्या है पता है या बाद में फिर डिस्कस करेंगे। एक अकेला बंदा जो मालिक है उसके फाइनल अकाउंट को बनाते कैसे। तो अकाउंटिंग का फंडामेंटल प्रोसेस अपना यही रहा, जनरल लेजर थ्रू आउट द ईयर एक कंसेप्ट को बनाना पड़ता है, फिर सारे ईयर खत्म होने के बाद सारे लेजर के बैलेंस को एक जगह लिखना, और एक ईयर के एंड में अपना दो पार्ट उस फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट डालना और एक पोजीशन, यानी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, ये दो हिस्से को निकालते हैं हम। अकाउंटिंग प्रोसेस ऐसे तो खत्म हो जाता है, लेकिन इसी अकाउंटिंग प्रोसेस में देखा था ये जर्नल लेजर अलग अलग टुकड़े में बट गए, जिसके कारण हम लोगों ने कुछ अलग अलग हिस्से को सीखा। यानी अकाउंटिंग का प्रोसेस डिपेंड करता है बिजनेस छोटा है या बड़ा। बहुत बड़ा बिजनेस है तो फिर हम लोग अपने जर्नल लेजर को अलग अलग टुकड़े में तोड़ देते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस, यदि छोटा बिजनेस है तब तो सब कुछ जर्नल में था, बहुत बड़ा बिजनेस है तो सारे कैश ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैश बुक में लेके चले जाते हैं। इसके अलावा सीखा था डेबिट, सारे ट्रांजैक्शन से कैश ट्रांजैक्शन चले गए तो बाकी ट्रांजैक्शंस में डे बुक, नॉर्मली जैसे शेयर बुक की बात हम लोग करते हैं, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, बिल्स रिसीवेबल डे बुक, बिल्स पेएबल डे बुक। डे बुक यानी जर्नल, यानी एक तरह से जर्नल वो प्राइमरी पार्ट। डे बुक 6 टुकड़े में बढ़ जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यदि आपके पास है तो। इसके बाद जब भी कुछ छूट गया जर्नल लेजर को, यदि आप सब डिवाइड कर देते जनरल प्रॉपर यानी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस उस कैश बुक में नहीं जा पाया, जो ट्रांजैक्शंस वो डे बुक में नहीं जा पाया, वो सारा लाके हम लोग सबमिट किए थे जर्नल प्रॉपर। इट्स अ काइंड ऑफ जर्नल, बस सिर्फ जर्नल हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं बिकॉज कैश ट्रांजैक्शन और डे बुक के ट्रांजैक्शन अलग है, सिर्फ जर्नल बोलने से लगता है सारे ट्रांजैक्शंस उसी में। तो फिर जर्नल लेजर या तो बनाए अलग अलग एक या बहुत ज्यादा बिजनेस है तो आप उसे बहुत टुकड़े में तोड़ें। मतलब यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 11 में सीखिए क्या हो, और अकाउंटिंग का ये प्रोसेस किसी भी पड़ाव पे चलेगा। मान लो क्लास 12 में आप कंपनी का एक इशू ऑफ शेयर पढ़ोगे, इशू ऑफ शेयर्स में सब में बात होगी कि प्रिपेयर कैश फ्लो। अब आपको लगेगा क्लास 12 में है, 11 का चैप्टर है, अभी उसका क्या यूज। बात तो वही कर रहे थे एक ब्रिज कि 11 का वो चैप्टर आपके 12 में आज भी वैलिड रहेगा, आज भी। यानी चैप्टर इशू ऑफ शेयर, और उस इशू ऑफ शेयर में आपसे पूछा जाएगा कैश बुक बनाइए, जर्नल बनाइए, लेजर बनाइए,
मतलब यही कहना चाहता था कि 11 के कौन से चैप्टर को आप भूल ही नहीं सकते हो, यानी कभी कभी एक बार क्या कहता हूं, याद ही नहीं रखना है। तो बोलोगे ये दो कंट्राडिक्टरी बातें कैसे कह रहा है? एक जगह मैंने कहा भूल ही नहीं सकते, दूसरी जगह मैं कह रहा हूं याद ही नहीं रखना है। तो एक बहुत सुंदर सी बात है वहां पे, याद उसे किया जाता है जिसे भूलते हैं, इसको तो भूलना ही नहीं। मतलब भूलना नहीं है, मतलब याद करना नहीं है। याद करना नहीं मतलब वो आपके ब्लड में, कण में वो रहना चाहिए, वो हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बिना आप अकाउंट की कल्पना नहीं कर सकते। यानी अभी तक मैंने जो लिखा, इसके बिना अकाउंट्स की कल्पना ही आपकी नहीं है। आपने ये सब सीखा था, इसके अलावा रिकॉल करो कि अब क्या सीखा था। यानी डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग प्रोसेस सीखा था आपने। इसके बाद आपने कुछ कॉमन ट्रांजेक्शन, एक ऐसा ट्रांजेक्शन किसी भी बिजनेस में चले जाओ मिल जाएंगे, परचेज, सेल्स, हर एक बिजनेस का काम है। एक्सपेंसेस का पेमेंट, अमाउंट रिसीव, अमाउंट पेड, एक बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी है, हमेशा होगा। तो ये सारे तो जो कॉमन ट्रांजेक्शंस हैं, वो सब तो अकाउंटिंग रोजमर्रा की जिंदगी में ही जुड़ा हुआ है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं सीखा। लेकिन कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शंस हैं जो कॉमनली नहीं होते हैं, या उस स्पेशल ट्रांजेक्शन का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है। तो फिर हम लोगों ने उस स्पेशल ट्रांजेक्शंस में, उस स्पेशल यानी कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे थे जिनके नाम पे आपने कुछ चैप्टर्स पढ़ा था। मतलब आपने पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, याद आया क्या सीखे थे? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। अब ये ट्रांजेक्शंस इन जनरल कॉमन नहीं, तो फिर हम लोगों ने एक ट्रांजेक्शंस के ऊपर एक चैप्टर सीखा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, उसकी अलग अलग परिस्थितियों में उसका अकाउंटिंग एंट्री। फिर आप रिकॉल कर सकते हो कौन सा चैप्टर स्पेशल ट्रांजेक्शन में सीखे थे? डेप्रिसिएशन। ध्यान रहे, ये कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन से हर एक बिजनेस में मिलेंगे। आप एक प्रोप्राइटरशिप में चले जाओ, एक पार्टनरशिप में चले जाओ, एक कंपनी में चले जाओ, ये कॉमन ट्रांजेक्शन है जिसे कह सकते हो। जनरल की जगह मैं ये कह सकता था स्पेशल तो है, बट कॉमन ट्रांजेक्शन है। अपार्ट फ्रॉम परचेज एंड सेल्स, रिसीव, पेमेंट, ये सभी बिजनेस में अराइज होने वाले हैं। तो आपने देखा था, इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ चैप्टर पढ़ा था। इसके अलावा गलतियों को सुधारने के नाम पे रेक्टिफिकेशन, एक अलग पार्ट, ट्रांजेक्शंस की दायरे से हटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अकाउंट्स बना लो, कुछ गलती होगी तो फिर उस गलती को सुधारते कैसे है वो आपने सीखा था। इसके अलावा याद करो और क्या सीख रहा था आपने? अब अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्चुअल बातों पे आपने कुछ चैप्टर्स या टर्म्स सुने थे। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, आपने देखा था कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस कहते किसे हैं, उसके बारे में देखा था। अब ये एक अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल एंड सिद्धांत है। जब हम लोग एक अकाउंट्स का नाम लेते हैं तो वो नाम होना क्या चाहिए, किस नेचर का है। तो इसके लिए सबसे एक गाइडिंग फोर्स था कि क्या वो ट्रांजैक्शन कैपिटल है या वो रेवेन्यू। तो फिर इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पहचानना सीखा था कि किस आधार पे किसी ट्रांजैक्शन को कैपिटल कहते हैं और किसी को रेवेन्यू, और वही डिसाइड करता है कि इस ट्रांजैक्शन के कारण अकाउंटिंग का नाम क्या होगा। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस ये अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, कन्वेंशंस
रीति रिवाज जिनके आधार पर अकाउंट डिपेंड करता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश एंड एक्चुअल बेसिस। अकाउंटिंग करने के दो आधार, ऐसे तो एक तीसरा आधार भी है बट आजकल हम लोग उसे फॉलो नहीं करते। फिर आपने देखा था प्रोविजन एंड रिजर्व वर्ड का मतलब, प्रोविजन एंड रिजर्व वर्ड का मतलब, क्योंकि अकाउंटिंग के दौरान इन शब्दों का बार बार जिक्र होना, तो बहुत छोटे छोटे हिस्से में, बिकॉज हायर लेवल पे आप बस उसे यूज करते हो, बट बहुत छोटे और माइन्यूट लेवल पे हम लोगों ने या 11 में उसके बारे में बात हो रही थी कि आखिर ये वर्ड क्या है, यानी अकाउंटिंग की दुनिया में होने वाले यूज होने वाले जो वर्ड्स है उन सब के ऊपर आपने एक चैप्टर्स देखा था। तो ये कुछ कॉमन पार्ट देखा था जो कि आपको क्लास 12 की ही बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं, थर्ड सेमेस्टर भी नहीं, फिफ्थ भी नहीं, सीए इंटर, सीए फाइनल, जिससे हम लोग अपने अकाउंटिंग की दुनिया का आखिरी एग्जाम भी बोलते हैं, कहीं भी चले जाओगे इनके बिना आप वहां हैंडीकैप हो। मतलब जो 11 में सीखे वो खासकर ये हिस्सा एकदम मत भूलना, सवाल ही नहीं उठता है। अब इसके अलावा बोलोगे सर और भी बहुत सारा चैप्टर हमने सीखा था, और सारे चैप्टर्स का रेलेवेंस देखिए रहता तो सबका है, बट एक कनेक्शन में भी ना हो। जैसे एक चैप्टर जो आपको बहुत डराता था, नाम सुनने के बाद भी आपको लगता है बकवास का चैप्टर है, नाम मत लीजिए, जिन्हें समझ में आता है उनको था कुछ भी नहीं है इसमें, बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए जो लोग डरते भी थे, हाँ छोड़ नहीं देना, जिंदगी में कहीं ना कहीं मिलेगा। हाँ 12 में उसका कोई रेफरेंस नहीं है, नहीं भी आता है तो 12 में आपको उसके कारण कोई परेशानी नहीं होगी, आपको एक सुकून लगा चलो नहीं आता है 12 में कहीं परेशानी नहीं है, बट किसी भी चीज को छोड़ देना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब वो सब्जेक्ट में है तो आपके रियल लाइफ में अकाउंटिंग के फील्ड में जाओगे इन शब्दों का या इनका वर्किंग पार्ट तो रहेगा, ठीक है। आपके 12 में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, आप बोल सकते थे ना। इसके अलावा हम लोगों ने और 2 चैप्टर सीखा था, तो एक चैप्टर सीखा था सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ये चैप्टर जो सीखा था बस यही देखने की कोशिश किए थे कि सिंगल एंट्री वाले अपना साल भर का नेट पार्ट यानी फाइनल अकाउंट बनाते कैसे। ये नहीं सीखा था कि सिंगल एंट्री में अकाउंटिंग करते कैसे हैं, बिकॉज डबल एंट्री एक सिस्टमेटिक तरीका और स्टडी हमेशा एक सिस्टमेटिक तरीके का होता है। जिंदगी में कभी भी स्टडी एक अनसिस्टमेटिक तरीके का पार्ट नहीं है, और सिंगल एंट्री उसकी परिभाषा भी अपने आप में दिखती है कि सिंगल एंट्री कहते किसको है, तो उस डेफिनेशन को भी आपने देखा था, नाम भले ही कुछ हो, जो डबल एंट्री नहीं है वो सारा सिंगल एंट्री है। मतलब डबल एंट्री आप सीखे हो, इसके अलावा जिंदगी में इंसान जो भी तरीका अपना, अब कौन सा, वो करोड़ों तरीके हैं, एक सीखने में आपकी इतने हालत खराब हुए, करोड़ों को कहां से सीखोगे। इसलिए सिंगल एंट्री में बस हम लोगों ने इतना सीखा था कि जो लोग अकाउंटिंग किए हैं वो अपने अकाउंट्स का एंड रिजल्ट फाइनल अकाउंट बनाते कैसे हैं। इसके अलावा एक आखिरी पार्ट था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनपीओ या फिर नॉन प्रॉफिट सेविंग कंसेप्ट, क्योंकि जब बात हम लोग कर रहे थे बिजनेस, और बिजनेस का मकसद ही है प्रॉफिट कमाना, समाज सेवा नहीं करना। समाज सेवा करने का तो तरीका अलग है, फिर बिजनेस करने का मतलब। तो फिर जो लोग सोशल वर्क में है, जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, जो लोग कुछ ट्रेड नहीं करते हैं, आखिर वो अपने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं, तो वो एक टुकड़ा आपने सीखा था। तो ध्यान है, मैं अभी बात कर रहा था कि क्लास 11 का ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग की क्या है, उस ब्रिज को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, और उस ब्रिज को जोड़ते वक्त बस इतना ध्यान था बीआरएस 12 में चलो कोई रेलेवेंस नहीं है, आगे भी बहुत कम मिलता है, बट है तो जरूर। ये दोनों रिस्पेक्टिव किसी क्लास में होंगे, जब चैप्टर मिलेगा तभी जरूरत है, अदरवाइज क्लास 12 के अकाउंटिंग में उन दोनों का कोई जरूरत नहीं है। बट ये सारा का सारा टुकड़ा जो भी आप लिख रहे हो, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के बाद
कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शंस थे दो, जनरल ट्रांजेक्शंस तो अपने है ही है, जो स्पेशल ट्रांजेक्शन जो कॉमन है, जो किसी भी बिजनेस में चले जाओ मिलेगा, मतलब क्लास 12 का हम लोग बात करते हैं कि पार्टनरशिप का अकाउंटिंग सीखना है, कंपनी का अकाउंटिंग सीखना है। तो जब ये दोनों अकाउंटिंग आपको सीखना है तो फिर ये दोनों अकाउंटिंग सीखना है तो ये ऐसे ट्रांजैक्शन है कि सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ही नहीं, ये अकाउंटिंग आपको कहीं पार्टनरशिप में भी मिलता है, बिजनेस में भी मिलता है। इसके अलावा अकाउंटिंग का प्रोसेस अकाउंटिंग करते कैसे हैं, किसी भी चैप्टर में चले जाओ, उस चैप्टर में बात होगी जर्नल के लिए लेजर बनाइए, कैश बुक बनाइए, उसकी जरूरत। फाइनल अकाउंट एक कंपनी वाले भी फाइनल अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनरशिप वाले भी बनाते हैं, बट कुछ अलग है। हम लोगों ने सिर्फ सीखा था सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट। अकाउंटिंग के एडवांस लेवल पे चलता है, अकाउंटिंग कुछ सिद्धांतों पे चलती है। अकाउंटिंग की क्या जिंदगी या फिर कोई भी एक बात ऐसे कुछ पढ़ना सिद्धांत, और वो सिद्धांत बदलते हैं, यदि सिद्धांत बदलते हैं तो फिर वो सिद्धांत होंगे, और उन सिद्धांतों में कुछ गाइडिंग फोर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, बट आपने थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे देखा कैपिटल एंड रेवेन्यू वर्ड का मतलब ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, कैश एंड एक्रूअल बेसिस का मतलब, और प्रोविजन एंड रिजर्व। अकाउंटिंग है, गलती मनुष्य से ही होती है, हम लोग कहते हैं मानव मात्र से ही गलती होती है। तो फिर यदि आप गलती करते हो तो ऐसा नहीं कि गलती सुधारा नहीं जा सकता, सुधारते कैसे हैं उसमें सीखा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ये था आपका क्लास 11 का एक पूरा अकाउंटिंग रिव्यू ओवरव्यू, और बस इतना ही ध्यान रखना था कि किन चीजों का आपको आगे ध्यान रखना है। अब बात करेंगे 12th में मिलने वाला क्या है, क्योंकि 12th में जो मिलेगा उसी के आधार पे आपके एक चैप्टर्स रिकॉर्ड करेंगे और एक आपको मिलता जाएगा। तो 11 के इस ओवरव्यू के बाद क्लास 11 में देखा था कि बिजनेस के 3 फॉर्मेट है। बिजनेस को नेचर ऑफ ओनरशिप, मालिक कौन, नेचर ऑफ ओनरशिप मालिक कौन, रिस्क किसने लिया, इसके आधार पे हम लोग बिजनेस को 3 फॉर्मेट में लेते हैं। बिजनेस को ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 3 टुकड़े में बांटते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये बिजनेस के 3 फॉर्मेट में हमने जैसे कहा थोड़ी देर पहले कि एक कॉमन ट्रांजैक्शन वो तीनों में होता है, सामान खरीदना, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट पेड, एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव्ड, ये कॉमन ट्रांजैक्शंस है। आप किसी भी ओनरशिप आइटम में चले जाइए, सभी जगह की ये एक्टिविटीज है, तो उनका अकाउंटिंग वो तो सीख चुके हो लेवल में। इसके अलावा स्पेशल ट्रांजैक्शन जैसे मैंने कहा बट वो है भी कॉमन, यानी डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, वो एक जनरल ट्रांजैक्शन से थोड़ा बढ़ता है, अलग ट्रांजैक्शन वो भी तीनों में होता है, वो सीखा। सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बंदा, जब अकेला हो तो फिर प्रॉब्लम ही था, प्रॉब्लम आप भी जानते हो, साथ में कोई आपको। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंटिंग में बहुत कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं था, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस आगे मिलेंगे, बात करेंगे, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने सिर्फ एक फाइनल अकाउंट देखा था कि जब एक अकेला बंदा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट में होता क्या है। तो उसकी सबसे कॉमन सा एग्जांपल ले लो कि सारा प्रॉफिट एक ही आदमी के हिस्से का है, एक ही आदमी का हिस्सा है, तो उस पूरे प्रॉफिट को हम लोग उस कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ड्राइंग अकेला वही निकाला है, लेस कर देते हैं। तो जो फाइनल अकाउंट आपने सीखा था वो था सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप का। हम लोगों ने अभी पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट या कंपनी का फाइनल अकाउंट नहीं सीखा है, मतलब क्लास 12 में बहुत सारी बातें उसको लेके होंगी कि एक पार्टनरशिप वाले, एक कंपनी वाले फाइनल अकाउंट कैसे बनाते। चलिए, पार्टनरशिप वाले, कंपनी वाले फाइनल अकाउंट यानी फाइनल अकाउंट सभी बनाते हैं, लेकिन आपके 12th का सब्जेक्ट मैटर है पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये दोनों क्या होता है,
तो कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज के पेपर के नाम पे आपने ये पढ़ा है कि आखिर पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक उसी तरह कंपनी से रिलेटेड टर्म्स भी पढ़ा। क्लास 12 में इन दोनों के कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग की बात करेंगे। अब पार्टनरशिप और कंपनी इन डिटेल बाद में बात करेंगे। अब यदि पार्टनरशिप बिजनेस है तो कुछ स्पेसिफिक ध्यान रखना, कॉमन नहीं, कॉमन ट्रांजैक्शन यानी सब में होगा। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन मतलब वो सिर्फ उसी बिजनेस में अराइज होता है, किसी दूसरे बिजनेस में अराइज नहीं होगा। और जब वो किसी दूसरे बिजनेस में अराइज नहीं होगा तो फिर उस ट्रांजैक्शंस का स्पेसिफिक अकाउंटिंग सीखना जरूरी कि उस अकाउंटिंग को करते कैसे। मतलब पार्टनरशिप है, मतलब ही पार्टनरशिप चैप्टर्स जब शुरू करेंगे बात करेंगे तो इन जनरल 2 या 2 से ज्यादा लोग। अब जब 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो फाइनल अकाउंट में देखा था जब प्रॉफिट आया तो वो जो प्रॉफिट पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेले मिलता था, पार्टनरशिप में तो वो 2 या 2 लोगों से ज्यादा का हक है, तो फिर उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। और उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन पे ही चैप्टर है पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मतलब एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज, उस प्रॉफिट का यूज क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। यानी प्रत्येक पार्टनरशिप में एक जैसे ही पार्टनरशिप किया प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी, और जब बारी आएगी तो फिर उसका अकाउंटिंग हमें सोचना है और उस अकाउंटिंग को सिखाया जाएगा क्लास 12 में पीएल एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट दूसरा रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब जब 2 लोग हैं या 2 से ज्यादा लोग हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस में तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो अराइज हो सकती हैं, और जब वो परिस्थितियां अराइज होती हैं और उन परिस्थितियों के कारण किसी भी पार्टनर्स के हिस्से में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हिस्सेदारी में बदलाव होता है, चेंजेस आता है, तो ऐसी परिस्थिति को हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट होना यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन। यानी पार्टनरशिप के बिजनेस में जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, बदलाव हुआ, तो उसके कारण कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग अराइज हो जाता है। मतलब कभी एक पार्टनर नया एडमिट हुआ, 2 थे और एक बंदा आया एडमिशन। जब एक नया पार्टनर एडमिट हुआ उस समय बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शंस अराइज होते हैं, उनका अकाउंटिंग कैसे करना। तो ठीक उसी तरह रिटायरमेंट, जब 3 पार्टनर थे उसमें से कोई एक चला गया, उस समय कुछ ट्रांजैक्शंस अराइज होते हैं, उनका अकाउंटिंग कैसे करना है। रिटायरमेंट वहां तो पार्टनर अपनी मर्जी से जाता है, डेथ भगवान की मर्जी से जाता है, और जब वो भगवान की मर्जी से गए यानी पार्टनर डेथ हुआ तो उस समय अकाउंटिंग क्या होगा। लगा कुछ बराबरी है कहानियां, हाँ रिटायरमेंट और डेथ की अकाउंटिंग करीब करीब बराबर है, एक माइनर चेंज। अपनी मर्जी से जब इच्छा तब जाओगे, बट भगवान की मर्जी से आपकी इच्छा पे नहीं, तो जब कभी भी जा सकते तो फिर कुछ उसका ध्यान रखना पड़ता है। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई पार्टनर आया गया नहीं, बट वो लोग आपस में अपने रिश्ते को बदलना चाहते, और जब अपने रिश्ते को बदलना चाहते हैं अपने हिस्से को बदल रहे हैं, ऐसी के कारण चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर इज नो एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ, ऐसे तो इन तीनों में भी रेशियो बदलता है, बट बिना किसी की आए और गए भी रेशियो में बदलाव हुआ तो एक अलग परिस्थिति हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन को ही हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। आप भी जानते हो सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बंदा, ऐसी बातों का कोई जगह ही नहीं। ये बातें सिर्फ पार्टनरशिप में अराइज हो सकती है, इसलिए इस तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग चैप्टर आप पढ़ोगे क्लास 12 में। इसके अलावा एक और चैप्टर पीला प्रो प्रॉफिट बंटवारा कभी आया गया। कभी कभी पार्टनर आपस में चाहते हैं कि ये बिजनेस को हमेशा के लिए बंद करो, मतलब डिसॉल्व करो, और डिसॉल्व करो तो फिर उसी से बात आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन एक पार्टनरशिप बिजनेस है, जब उन्हें लगे कि नहीं आगे से हम लोग बिजनेस को कैरी ऑन नहीं करना चाहते हैं, तो फिर या कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके कारण एक पार्टनरशिप बंद हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है।
तो जब पार्टनरशिप बंद होगा तो उस समय के ट्रांजेक्शंस के अकाउंटिंग को हम कहते हैं डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग। तो पार्टनरशिप होने के कारण ये कुछ घटनाक्रम, अब इस घटनाक्रम में थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो घटना है पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी ईयर हम लोग पहला अकाउंट बनाते हैं, तो फिर ये एवरी ईयर घटनाएं अराइज होंगी। बट ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन है, ये घटनाएं हमेशा नहीं होती, इसका कोई टाइम लिमिट सेट नहीं है, ये घटनाएं हो भी नहीं सकती है। मान लो ऐसा भी हो कि जिंदगी में कभी अराइज नहीं हो, तो फिर जब ऐसी अराइज हो ही नहीं तो फिर अकाउंटिंग की सवाल ही उठती है। यानी उन सिचुएशंस पे डिपेंड करता है होगा या नहीं होगा। तो पार्टनरशिप के कारण ये कुछ अकाउंटिंग है जो 12 के स्पेसिफिक चैप्टर्स है। कंपनी होने के कारण अकाउंटिंग एक्स्ट्रा ध्यान रहे, हम जो भी बात कर रहे हैं वो है एक्स्ट्रा अकाउंटिंग, कॉमन अकाउंटिंग नहीं। क्योंकि 11 की जो अकाउंटिंग थी वो कॉमन अकाउंटिंग थी, वो बिजनेस की किसी भी केस में हो। बट ये जो अकाउंटिंग है पार्टनरशिप बिजनेस रहा तो ही होगा, नहीं तो नहीं। उसी तरह कंपनी जब हुआ तो फिर कुछ स्पेशल अकाउंटिंग अरेंज होगी। सबसे पहला स्पेशल अकाउंटिंग एक गैंगस्टर कंपनी होने के कारण एक कंपनी या किसी भी बिजनेस का सबसे पहला पार्ट है कैपिटल। अब वो कैपिटल देता कौन है? ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला इंसान, पार्टनरशिप एक लिमिट है, चलिए लोन का अपना लिमिट हो 50। अब उससे ज्यादा आप पार्टनर लेके या नंबर ऑफ ओनर लेके कोई बिजनेस पार्टनरशिप के तौर पे चला नहीं सकते हो। तो फिर और कौन सा फॉर्मेट है जो इजाजत देता है या कानून कौन सा है? तो फिर जहां एक सर्टेन नंबर से बहुत ज्यादा ओनर हो गए तो फिर एक ही फॉर्मेट हमें उसकी इजाजत देता है, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। यहाँ की करोड़ों ओनर हो सकते हैं। अब जब आप अकाउंटिंग करोगे, हिसाब किताब रखोगे, एक मालिक है आसान है, 10, 20, 50 मालिक है आसान है, करोड़ों मालिक आसान नहीं। तो फिर ऐसी परिस्थितियों को ही कंपनी एक्ट में इन सारी चीजों का जिक्र है कि उसे प्रॉपर कैसे मैनेज करेंगे। तो एक कंपनी में बहुत सारे ओनर है, लाखों करोड़ों। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक लिमिटेशन, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई लिमिटेशन नहीं। तो जब लाखों करोड़ों मालिक हैं तो वहां प्रॉपर हिसाब रखने के लिए कैपिटल जो लोग देते हैं मालिक, उनको एक टुकड़े में बांट देते हैं और एक प्रॉपर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जब कैपिटल को टुकड़े में तोड़ा जाता है तो दैट इज सेल। और इसी के कारण कंपनी जब है तो अकाउंटिंग ऑफ सेल्स, वो जो सेल्स है उसका अकाउंटिंग का होगा। बहुत सारी चीजें हैं सेल्स को लेकर। क्लास 12 के लेवल पे आपको सिर्फ इशू ऑफ सेल्स से अकाउंटिंग रिलेटेड करना है, इशू फॉर फ्यूचर एंड बिल्स। ऐसे तो एडवांस लेवल पे जाओगे तो बायबैक ऑफ इक्विटी सेल्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 12 का मैटर नहीं है। 12 के लेवल पे अकाउंटिंग ऑफ शेयर का मतलब सिर्फ इशू फॉर फ्यूचर एंड बिल्स। तो कंपनी है तभी शेयर की बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ऐसी कभी बात हो ही नहीं सकती। तो कंपनी होने के कारण अकाउंटिंग ऑफ शेयर। ठीक उसी तरह एक कंपनी का लोन भी बहुत सारे लोगों के द्वारा दिया जाता है और जब उसे हम टुकड़े में बांटते हैं दैट इज अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर। तो शेयर कैपिटल का यूनिट है, डिबेंचर लोन का यूनिट है और कंपनी होने के कारण ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग अरेंज हो जाता है। तो 12 के मैटर में आपको अकाउंटिंग ऑफ शेयर सीखना है, अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर, ये स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। इसके अलावा कंपनी बैलेंस शीट। अब कंपनी के बैलेंस शीट्स को लेके उसके लॉ में बहुत सारी बातों का जिक्र है और सारी बातों को लेके शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट कुछ स्पेसिफिक बातों को या कुछ स्पेसिफिक सारे टर्म्स हैं जिन्हें कंसीडर करके ही हमें बैलेंस शीट बनाना है। तो उसको लेकर हमें ध्यान रखना है कंपनी बैलेंस शीट चैप्टर्स, जिन बातों को ध्यान में रख के बनाना है वो सीखने वाले हो। तो ये कंपनी स्पेसिफिक अकाउंटिंग हो गया। अब 3 जो चैप्टर है वो है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बहुत सारे फील्ड है। अकाउंटिंग का डेफिनेशन आपने कभी पढ़ा होगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, फाइनलाइजिंग। लेकिन इसके बाद का डेफिनेशन का वर्ड यदि ध्यान से पढ़ोगे तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ फाइनलाइजिंग के बाद एनालाइजिंग,
यानी अकाउंटिंग का मतलब उसे एनालाइज भी करना, और उस एनालाइजिंग फेज पे आप 3 चैप्टर पढ़ने वाले हो छोटे छोटे। कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट, ये बहुत ही सिंपल एनालिसिस का तरीका। सबसे बेस्ट एनालिसिस का तरीका रेशियो एनालिसिस, एक रिलेटिव फिगर जो एक बिजनेस के बारे में कंप्लीट आइडिया दे देता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब ये तीनों चैप्टर भी आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, बिकॉज एक कंपनी लार्ज स्केल लेवल पे ऑपरेट करती है, तो एनालाइज भी हम लोग उसी का करते हैं। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में एनालाइजिंग उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो ये तीनों चैप्टर्स भी कंपनी रिलेटेड टर्म्स को लेके ही है। तो ये जो कुछ आपने देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप छोड़ दो, तो पार्टनरशिप से रिलेटेड और कंपनी से रिलेटेड स्पेसिफिक पार्टनरशिप है तो ही वो चैप्टर अराइज होगा, कंपनी है तो ही ये चैप्टर अराइज होंगे, और क्लास 12 आपका इन्हीं का लेकर के अकाउंटिंग है। तो 11 देखा आपने, 12 देखा, 12 आपको पूरा पढ़ना है। 11 इतिहास है, लेकिन वहां से बहुत कुछ कैरी ओवर होगा, और आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजों को आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें इग्नोर किया तो फिर आगे का अकाउंटिंग कहीं ना कहीं कमजोर होगा। तो आगे इन सारे चैप्टर्स पे एक एक करके स्पेसिफिक बात हम लोग करेंगे, समय के साथ साथ उसे एक एक करके आपको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो बात करेंगे अगले वीडियो में आपका सबसे शुरुआती चैप्टर पीएल एप्रोप्रिएशन। ध्यान रहे, पूरा स्पेसिफिक पार्ट होगा, कभी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आधा अधूरा है, वो फीलिंग नहीं है। होमवर्क, क्लास वर्क, फॉलो अप, रिकॉलिंग, एवरीथिंग, हर एक चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से देने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो अगले क्लास मिलते हैं फिर।